नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक गांव तो ऐसा है जो पानी में पूरा डूब चुका है और ग्रामीण नाव से लोगों की जान बचा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण तराई के इलाकों में बाढ़ ने आफत मचानी शुरू कर दी है। सितारगंज में पहाड़ों से उतरने के बाद बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं और लोगों की आशियाने पानी में डूब गए हैं। आलम यह है कि लोग नाव के सहारे बाहर निकल रहे हैं, तो पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो आम जिंदगी है वो प्रभावित हुई है। कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं, गदेरे उफान पर हैं, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर तो आवागमन भी बंद हो गया है। लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। ऐसे में वैकल्पिक रास्ते भी बनाए जा रहे हैं। तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। में उपस्थित है। अभी 12 बजे के बाद जब पहाड़ का पानी ऊपर से आया तो यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर में स्थिति ऐसी है कि हर घर में पानी है और कई लोग फंसे हुए हैं 7 नंबर 8 नंबर में। और शासन प्रशासन की बात करूं तो मैंने माननीय विधायक जी को तुरंत फोन किया था और उन्होंने तत्काल तहसीलदार महोदय, फिर पटवारी, उसके बाद हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, सब लोग आए थे। सीओ साहब भी आए थे और आके घर घर जाके मुआयना करके देखा और कंडीशन बहुत ही दयनीय है। उत्तरकाशी के मांडव गांव में बादल फटने के बाद निराकूट गांव में भी मलबा आ गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी निराकूट गांव में नहीं पहुंचा। 48 घंटे बाद क्षेत्रीय पटवारी और आपदा प्रबंधन का एक अधिकारी गांव पहुंचा। दरअसल बादल फटने की वजह से मकानों और खेतों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन यहां कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा की वजह से निराकूट गांव में पेयजल और बिजली का संकट गहरा गया है। तो मांडव गांव में बादल फटा था, जिसके बाद जो मलबा है वो निराकूट गांव में भी पहुंचा था, जिसकी वजह से रास्ते टूट गए। उसके अलावा लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई, जो पेयजल आपूर्ति है वो ठप हो गई। इसके अलावा जो बिजली आपूर्ति है वो भी ठप हो गई, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन हैरानी तब हुई जब जो अधिकारी हैं वो 48 घंटे बाद मामले का संज्ञान लेने पहुंचे। आपको बता दें कि जो निराकूट गांव है वो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पहुंचने में प्रशासन को भी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर गांव में दिक्कतें आई थी तो प्रशासन को इतना वक्त क्यों लग गया। में जो है आपदा प्रबंधन से भंडारी जी और क्षेत्रीय पटवारी जी जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने सर्वेक्षण किया है कि क्या क्या क्षति पहुँची है, किन किन के मकानों का नुकसान हुआ है और कौन कौन से रास्ते जो है डैमेज हुए हैं, जल की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, वो सारा उन्होंने जो है नोट करके ले गया है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जल संस्थान का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जल संस्थान की, जबकि पानी की व्यवस्था का जहाँ स्रोत था वो वहाँ तो बादल फटा है, वो तो सारा डैशनेस हो गया है, मगर पानी की व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं कर पाए हैं ग्राम प्रशासन द्वारा, ये नहीं हुआ है। और बाकी जो है आपदा प्रबंधन विभाग से यहाँ सब लोग आए हुए हैं, सारी जांचें चल रही है। धारचूला के कुलागाड़ में पिछले दिनों सीमेंट का पुल बारिश से आए नाले में बह गया था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद बीआरओ ने दिन रात काम करके बेले ब्रिज का काम पूरा किया और फिर रास्ता लोगों के लिए खोल दिया गया है। 10 दिनों के बाद लिपुलेख सड़क पर यातायात कुलगाड़ से शुरू हो गया है। धारचूला के उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला और बीआरओ के चीफ इंजीनियर कर्नल एनके शर्मा ने पुल का शुभारंभ किया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि इसके बाद कंजोती में बेले ब्रिज लगना शुरू होगा, जिसका काम जल्द ही शुरू होगा। उप जिलाधिकारी ने सभी आपदाग्रस्त सड़कों को जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया है। तो जो बारिश की वजह से रास्ते टूटे हैं उसकी वजह से लोग परेशान हैं और अब प्रशासन जो है वो इंतजामात करने में जुट गया है। कहीं पर वैकल्पिक रास्ते बनाए जा रहे हैं, कहीं पर जो रास्ते टूटे हैं उनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है, कहीं पर जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। तो प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रहा है। धारचूला में भी कुलागाड़ का जो पुल है वो बारिश की वजह से बह गया था, जिसके बाद बीआरओ लगातार दिन रात एक करके काम कर रहा था और अब 10 दिनों बाद
जो लोग वहां पर रहते हैं, जिनको दिक्कतें हो रही थी, आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है। बरसात से गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन कई इलाकों में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नरेंद्रनगर विधानसभा इलाके में आगरखाल, कुशरेला, भोगपुर मोटर मार्ग भी पहाड़ से मलबा गिरकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से फर्त गांव के पास रोड ब्लॉक हो गई है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आरिफ खान ने मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगवाई, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। रोड बंद होने से 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर जो ऑल वेदर रोड है उसका काम भी चल रहा है और बारिश की वजह से जो काम चल रहा है उसमें दिक्कतें सामने आ रही हैं। और हमने अक्सर खबरें देखी हैं कि इस रोड पर जो खासतौर पर जो रोड नरेंद्रनगर से ऊपर टिहरी को जाती है, उस रोड पर किस तरह से बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिरते हैं, वो तस्वीरें भी हमने लगातार देखी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार जो मलबा है वो पहाड़ों से गिरकर सड़क पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हटाने में ही घंटों लग जाते हैं। कई बार तो दिन भर जो रास्ता है वहां पर यातायात प्रभावित रहा है। अब ऐसे में एक बार फिर से जब लगातार बारिश हो रही है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो दिक्कतें सामने आनी शुरू हो गई हैं। उम्मीद तो यही करेंगे कि ये दिक्कतें जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। वाटर मार्ग जो है, जो लगातार जिस बिंदु पे बंद हो रहा है, वो एक्चुअली पहाड़ी पे बहुत ऊपर से मलबा आ रहा है वहाँ पे, और उसी वजह से छोटी मशीन से नहीं खुल पा रहा था। तो हम लोगों ने अपनी जो डिपार्टमेंटल बड़े एक्सकवेटर हैं वो भी भेजा है वहाँ पे, तो वो हम लोग खोल रहे हैं, डेली खोल रहे हैं, डेली बंद हो रहा है, वो ये दिक्कत आ रही है उसमें। लेकिन अभी क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं 2-3 दिन से बारिश हो रही है, इस वजह से भी व्यवधान हुआ है। लेकिन यह है कि हम लोग उसमें जो है लगातार उसको प्रयास कर रहे हैं खोलने का, और एक आध दिन में हम उसको पूरी तरीके से जो है पूरा अच्छे से उसको यातायात के लिए पूरी तरह बहाल करते हैं। आगराखाल कुशरेला मोटर मार्ग में यहाँ पर करीबन 7-8 गांव पड़ते हैं, जिनका कि जो है 3-4 दिन से आवागमन रुका हुआ है, और यहाँ पर लगातार ये टूट रहा है। पीडब्ल्यूडी की जेसीबी भी यहाँ पर खड़ी है, लेकिन जो है ऊपर से टूटने के कारण जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी पीडब्ल्यूडी के यही से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि शाम तक जो है यहाँ पर रोड खोलने का प्रयास करेंगे। तो लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मसूरी में भी लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है। मसूरी देहरादून रोड भी कई जगहों से टूट गई है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम कर रहा है। गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ी से लगातार मलबा और बड़े पत्थर आने के कारण दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना हुआ है। दरअसल इस रास्ते के चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया है, जिसकी वजह से लगातार बड़े बड़े पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है और पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी टिहरी रोड पर देर रात पहाड़ी खिसकने से ऊपर बने कॉटेज के गिरने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आने से यातायात प्रभावित हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों पर इन दिनों में जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। खासतौर पर सैलानी बड़ी संख्या में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों पर पहुंचते हैं, लेकिन जब इस तरह से वो जाम में फंसते या फिर सड़क पर ही जब जाम की वजह से वो फंसते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनके सामने दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में एक और सड़क निर्माण का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों का कटान हो रहा है। प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं तो छेड़छाड़ भी हो रही है, जिसके बाद जो भूस्खलन है उसकी घटनाएं बढ़ जाती हैं। पहाड़ खिसकने लगते हैं, जिसकी वजह से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ जाते हैं और जो सड़क है वो जाम हो जाती है। सड़क में रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिन्हें हटाने में प्रशासन को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। नैनीताल से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। कालाढूंगी रोड के बजुन के पास सैलानियों की कार पर ऊंचाई से बड़ा पत्थर गिर गया। इस हादसे में एक सैलानी की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खोज एवं बचाव अभियान चलाकर पिचकी हुई कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। गाड़ी की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर था। मृतक की पहचान हनुमंत तलवार के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी के साथ गुड़गांव से
घूमने आए थे। हादसे में हनुमंत की पत्नी मीना तलवार की गर्दन पर गंभीर चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो हादसे की खबर भी सामने आ रही है। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे थे कि किस तरह से बरसात के मौसम में पहाड़ों पर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। खासतौर पर जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं। और कई बार जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ऐसा कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे सामने आ चुके हैं, जब पहाड़ से एक पत्थर किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, फिर हादसे में मौत हो जाती है। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां सैलानियों की गाड़ी पर पहाड़ से पत्थर गिर गया। और आप इस गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयंकर रहा होगा, कितना विभत्स रहा होगा। पहाड़ से पत्थर नीचे आया, जो चालक था उसे बचने तक का समय नहीं मिला और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल रोक लगा दी है, क्योंकि विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार जता रहे हैं। लेकिन महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद महाराज सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार के फैसले का विरोध किया है। योगी यतीन्द्रानंद ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है और जब कांवड़ चलती है तो फिर सभी एक रंग में रंग जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जब कोरोना के चलते चुनाव हो सकते हैं, शराब की दुकानें खुल सकती हैं, तो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक कांवड़ यात्रा पर रोक लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ केरल सरकार ने बकर ईद के चलते 3 दिन की छूट दी है, वहीं हिंदुओं के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है, जबकि केरल में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना हजारों में है। उन्होंने सरकार से कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार करने की अपील की है। साथ ही साथ कहा है कि यात्रा से पूर्ण रूप से लगने वाले प्रतिबंध को हटा देना चाहिए। साथ ही कोई ना कोई ऐसा समाधान भी निकालना चाहिए जिससे ये परंपरा ना टूटे। तो अब सरकार एक तरफ लोगों की जान को प्राथमिकता दे रही है, कह रही है कि लोगों की जान सर्वोपरि है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो कांवड़ यात्रा में शामिल हो, उसके बाद कोरोना फैले और फिर लोगों की जान जाए। लिहाजा सरकार ने लगातार दूसरी बार कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। लेकिन अब सरकार के इस फैसले का विरोध भी होना भी शुरू हो चुका है और जो स्वामी यतीन्द्रानंद हैं, उन्होंने साफ तौर पर सरकार के फैसले का विरोध किया है। कहा है कि जो सरकार है उसे इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि योगी यतीन्द्रानंद की नाराजगी के बाद क्या सरकार अपना फैसला बदलती है। हालांकि इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की जान से बढ़कर सरकार लगातार कह रही है कि लोगों की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कांवड़ को जो स्थगित किया गया है यात्रा को, तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, मैं उसका विरोध करता हूँ। कांवड़ हमारी और एक बड़ी विशेष संस्कृति है। कांवड़ समाज को एकत्रित करती है। जब कांवड़ चलती है तो लोग जाति बंधन को भूल जाते हैं। कौन किस जाति का है कुछ नहीं, कौन गरीब है कौन अमीर है, सब एक जैसे हो जाते हैं, एक रस में हो जाते हैं। कांवड़ हमारे देश में हमारे समाज की एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। कांवड़ को कोरोना जो संक्रमण के चलते इस बार भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है और कांवड़ियों के हरिद्वार जाने पर रोक है, जिसके बाद रुड़की विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में गंगाजल बांटने के लिए टीम बना दी है। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि प्रशासन के सहयोग से लोग घरों में ही रहकर शिवरात्रि का पर्व मनाएं और आसपास के मंदिरों में गाइडलाइंस का पालन करते हुए जलाभिषेक करें। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इस बार भी कांवड़ियों के हरिद्वार आने पर रोक लगा दी है। कांवड़ियों के रूप में हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की भी चेतावनी दी है। वहीं रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने घर घर गंगाजल पहुंचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा टीम भी बना दी है, जो हरिद्वार से गंगाजल लाकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गंगाजल पहुंचाएगी।
विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। वहीं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में वार्ड के मुताबिक हर घर में गंगा जल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काम में पार्षदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सहयोग भी लिया जाएगा। विधायक प्रदीप बत्रा ने अपील की है कि कोविड की तीसरी लहर के अंदेशे के चलते सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और आसपास के शिवालयों में ही जलाभिषेक करें। साथ ही साथ मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। और सावन के महीने में गंगा स्नान करने आते हैं और गंगा में स्नान करके गंगा जल साथ भी लेके जाते हैं, जिससे कि अपने शिवालयों में अपने मंदिर में गंगा जल चढ़ा सकें और अपने घर में शुद्ध गंगा जल जो है वो छिड़काव कर सकें। तो इस बार कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा स्थगित होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे भक्त शिव भक्त जो हैं वो वंचित रह रहे हैं गंगा जल से। तो हम चाहते हैं कि घर घर गंगा जल पहुँचे। तो इसके लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई है और एक टीम बनाई है कि गंगा जल ही पैक करके घर घर भेजी जाए। और जो रुड़की से बाहर रहते हैं, जिनके घर हम नहीं पहुंचा सकते, वो लोग हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और कुरियर के द्वारा हम उनके घर गंगा जल हम लोग भेजेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता हो। तो गंगा जल भेजने का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और इस मुहिम से अधिक लोगों को जोड़कर हम इसको जो है गंगा जल लोगों के घर तक सावन के महीने में शिवरात्रि से पहले पहुँचाएँगे। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पौड़ी में भी सफाई कर्मचारी काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आलम यह है कि बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर छाई गंदगी बीमारियों के खतरे को बरसाती सीजन में खुली न्योता दे रही है, जिसकी वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। शहर की सफाई का जिम्मा संभालने वाले नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रही है। नगर पालिका के अधिकारियों की माने तो उनके पास शहर की सफाई के लिए सिर्फ सफाई कर्मचारी ही एकमात्र विकल्प है, और लेकिन ये कर्मचारी भी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पटरी से उतरने लगी है। बता दें कि सफाई कर्मचारी संघ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। सफाई कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने, ठेका प्रथा को खत्म करने और संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को ड्रेस दिए जाने और बरसाती दिनों में बरसात से बचने के लिए रेनकोट दिए जाने की मांग भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा की गई है। पौड़ी में सफाई की जो है व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और इस संबंध में हम अभी नगर पालिका ईओ और नगर पालिका से मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी क्योंकि हड़ताल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, हम इसमें तुरंत 1-2 दिन में उसकी व्यवस्था कर देंगे, ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया। आप लोगों की दिक्कतें किस तरह से बढ़ गई, क्योंकि सफाई व्यवस्था पूरी पटरी से उतर ये तो पूरा हम यही कह रहे हैं कि पौड़ी में इस समय ये सफाई तो सबसे आजकल कोरोना की वजह से सबसे मुख्य हमको सफाई का होना चाहिए था, किंतु उनके हड़ताल होने के कारण अभी ये कह रहे हैं कि हम उनके 1-2 दिन में उसको टेंड करके उसकी व्यवस्था कर देंगे, सुचारू रूप से सफाई कर देंगे। उत्तराखंड शासन को हमने मार्च से लगा के अभी तक जो आंदोलन चला है हमारा, उसमें अभी 2 अक्टूबर का एक आंदोलन था जिसको स्थगित कर दिया था, 2 मई का सॉरी। हमने 11 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे ये आंदोलन छेड़ा है, जिसमें सरकार द्वारा 2 महीने का आश्वासन दे करके वो हड़ताल हमारी टाल दी थी। कोरोना काल को देखते हुए हम भी नहीं चाहते थे कि कोरोना काल में हम इस स्थिति में जाए कि वो दूसरों के लिए गलत साबित हो। हमारी 11 सूत्रीय मांग है, जिसमें सब प्रथम मांग जो है वो ठेका प्रथा समाप्त करने की है, और दूसरी मांग हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है वो पुरानी पेंशन बहाल करने की है, और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जो संविदा कर्मचारी जिनको 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं उनका निवृत्तीकरण किया जाए। कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो उनकी 11 सूत्री मांगों को लेकर के है। पहले भी उन्होंने एक बार हम लोगों को इस संबंध में ज्ञापन दिया था और उस संबंध में उस टाइम उनकी निदेशालय और शासन से बात हो गई थी, तो उस टाइम कोविड के कारण कोविड का हवाला देते हुए वो स्थगित हो गया था। फिर इन्होंने कल से जो है दोबारा स्ट्राइक की है और इस संबंध में इनकी जो प्रदेश व्यापी स्ट्राइक है केवल पौड़ी में नहीं है, पूरे प्रदेश में है। तो प्रदेश से जब जो भी डिसीजन होगा उसी के आधार पर ये पुनः काम पे आएंगे। देहरादून जिले में विकासनगर के पास छिबरो पावर हाउस के टनल में रंगाई का काम कर रहे 2 लापता श्रमिकों की तलाश में दूसरे दिन भी सर्च अभियान जारी रहा। इस बीच छिबरो पावर हाउस से 6 किलोमीटर दूर
खुदरी पावर हाउस के पास पानी में कुछ मानव अंग मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये अंग लापता श्रमिकों के हो सकते हैं। इन अंगों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। शनिवार को छिब्रो पावर हाउस के टनल में रंगाई का काम करने के लिए 3 श्रमिक गए थे। इनमें से एक की पेंट की गंध से तबीयत खराब हो गई थी और वो घर लौट आया था, जबकि 2 वहीं काम करते रहे। दोनों तब से लापता हैं। इनमें हिमाचल का रहने वाला सीताराम सिरमौर के कलेथा गांव और दूसरा थेपाराम देहरादून जिले के सराड़ी गांव का रहने वाला है। सोमवार को राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस की टीम ने छिब्रो से खुदरी पावर हाउस के बीच सर्च अभियान चलाया। पानी रोककर जलस्तर भी कम किया गया। विकासनगर के सीओ वीडी उनियाल ने बताया कि खुदरी पावर हाउस की टनल से निकल रहे पानी में मानव शरीर के अंग मिले हैं। इसमें बाल और आंतों के अवशेष शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभी सर्च अभियान जारी रहेगा। आशंका जताई जा रही है कि दोनों श्रमिक टरबाइन की चपेट में आकर हादसे का शिकार हुए होंगे। तो अब जो पूरा मामला है वो नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। अब इंतजार डीएनए रिपोर्ट का है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में अब और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल सजने लगा है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव में चाल ठोक रही है, लिहाजा पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। लालकुआं विधानसभा से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दीपक पांडे का चयन आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में हुआ है, जिसके बाद दीपक पांडे को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया है। आम आदमी पार्टी कार्यालय में दीपक पांडे को मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि वो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व से मिले जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। दिन पर दिन आम आदमी पार्टी का कद सब पूरे राज्य के साथ साथ हमारी लालकुआं विधानसभा में बढ़ता जा रहा है। और हमारे केजरीवाल साहब अभी हमारे देहरादून में आए थे। उन्होंने पहला वादा हमारी उत्तराखंड सरकार से करा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को दी जाएगी, जो कि उसका मौलिक अधिकार है। अगला वो वादा रोजगार पे करने वाले हैं कि हम अपने हम जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में किस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सबसे बड़ा नंबर 1 पे हम लोग बेरोजगार में हमारा नाम आया है उत्तराखंड का। तो केजरीवाल साहब अगली घोषणा हमारे उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी के सीएम होगा उनकी घोषणा करेंगे और बेरोजगारी पे करेंगे। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।